नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी है सुधा की। सुधा जो कि एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। यह बात उस समय की है जब सुधा को कुछ सालों पहले रमा जी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। रमा जो कि सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही सोशल काउंसलर भी हैं। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकालकर वे सोशल काउंसलिंग करती हैं। अवसाद से घिरे और जिंदगी से हारे हताश निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकालकर उन्हें फिर से जिंदगी में रंगों से परिचित करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। सुधा उन दिनों हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए थी क्योंकि उसने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या की कोशिश की थी, मगर वक्त रहते उसकी मां ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से सुधा को बचा लिया गया था, मगर रमा पहले ही नजर में भांप गई थी कि उसके शरीर से भी ज्यादा उसका मन आहत और जख्मी है। रमा ने हकीकत जानने के लिए सुधा की मां शांति से बात की। पहले तो वो नानुकुर करती टालती रही, मगर जब रमा ने उन्हें पूरी बात को गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों और इशारों से जो बताया, उन्हें सुनकर रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति ने उन्हें बताया सुधा दुराचार का शिकार हुई है और वह भी अपने पिता के चचेरे भाई के द्वारा। पिता का भाई होने के नाते उनके घर में उसका बिना रोक टोक आना जाना था। कोई शक करे भी तो कैसे। उसकी सबसे छोटी बेटी सुधा की सहेली भी थी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक दिन सुधा अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने उसके घर गई। सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी, अतः उसके पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाके ले ले जो भी लेना है। उसके बाद जब सुधा वापस घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज बुखार चढ़ गया। हमने इसे काफी हल्के में लिया। कई दिनों तक जब सुधा कॉलेज भी नहीं गई तो हमने सोचा शायद पीरियड नहीं लग रहे होंगे। फिर एक दिन जब इनके भाई घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का गिलास देने को भागने वाली सुधा कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने तो सुधा का सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबकते सुबकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तो तुरंत इसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर इन्होंने मुझे शांति से काम लेने को कह समझाया कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराकर केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतना बहुत ही कष्टदायी होता है। अपराधी को सजा दिलवाना तो नाक को चने चबाना जैसा होता है। सबसे पहले तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाह नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब सुधा को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच में ही है, जब समाज में चली जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, कौन शादी करेगा उससे। कुछ देर रुकी शांति ने एक उदासी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया। बेटी का हाल देखकर मन तो करता था कि उस दरिंदे को भरे बाजार में गोली मार दूं, मगर पति की बात में भी सच्चाई थी। बेटी का वर्तमान तो खराब हो चुका था, कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो। यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख लिया। सुधा को समझा बुझाकर फिर से कॉलेज जाने को राजी किया। भाई उसे लेने और छोड़ने जाता, मैं भी सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगा पीछा समझाती, मगर उसकी उदासी दूर नहीं कर सकी। इसी बीच एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोसन के घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। रमा बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही शांति ने अपनी बात खत्म की, रमा जैसे नींद से जागी। यूं लग रहा था मानो वे सुन नहीं रही थी, बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने शांति से सुधा को अपने घर लाने के लिए कहा। पहली बार रमा के सामने सुधा ने अपनी जुबान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे किए रही। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार सुधा ने नजरें उठाकर रमा की तरफ देखा था। इसी तरह दो और मुलाकात हुई। रमा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती, मगर सुधा चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन सुधा ने बहुत ही ठहरे हुए शब्दों में रमा से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना और जीने की सलाह देना, मगर जो मेरे साथ घटित हुआ वह मिट्टी का लिखा वाक्य नहीं जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ नहीं सकती उस दर्द को जो मैंने भोगा है। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन से भी ज्यादा मन लहूलुहान होता है। और फिर वह फपक पड़ी। रमा उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई की, यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है मेरी बच्ची। सुधा ने आश्चर्य से रमा की ओर देखा। उनकी छलकी आंखें देखकर वह अपना रोना भूल गई।
रमा उसकी बात थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्षों में फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली रूपा दोनों परेशान से ऑटो की राह देख रही थी। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 गुंडे ने मुझे कार में खींच लिया। रूपा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे घर वालों को मेरी खबर दी, मगर जब तक वे मुझ तक पहुंच पाती, गुंडे मेरी इज्जत को तार तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुकी थी। मुझे अधमरी हालत में घर में लाया गया। माँ पापा रोते रोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप में घिन होने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाती, मगर फिर भी उस लिजलिजे स्पर्श से अपने आप को आजाद नहीं कर पाती। मुझे लगता मानो सैकड़ों कॉकरोच मेरे शरीर पर रेंग रहे हो। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर आकार ले रहा है। तब मैंने तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुसीबत घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों उस अपराध की सजा अपने आप को देने पर तुली हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उन दरिंदों को आनी चाहिए, धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और एक दिन माँ मुझे अपनी जान पहचान के डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया। वह मेरा नया जन्म था और उसी दिन से मैं ठान लिया था कि आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसे के लिए जीऊंगी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा सकूं। रमा ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वो भी आज एक बोझ से मुक्त हो गई हो। आपको समाज से डर नहीं लगा? सुधा ने आश्चर्य से पूछा। कैसा डर? कि समाज से? अब मैं हर डर से आजाद हो चुकी हूँ। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था? अब तो मुझे सब कुछ वापस पाना था। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुंची? सुधा को अब भी रमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हादसे को भूलने के लिए मैंने वह शहर छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रहकर पूरी की। अब बस मेरा एकमात्र लक्ष्य था मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करना, ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस तह तक पहुंच सकूं जहां वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपा कर रखती है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुककर रमा ने सुधा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सजा हम अपने आप को क्यों दें? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चों के नामकरण पर मुझे जरूर बुलाना। रमा ने सुधा के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? सुधा ने यह जलता प्रश्न उछाला तो इस बार की लपटे रमा के आंचल तक जा पहुंची। एक लंबी सांस लेकर वो बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाला डॉक्टर रमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी सफाई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने शादी से पहले उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे उनका पुरुषोचित अहं स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया था, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती थी। फिर आप मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? यह परिस्थिति तो मेरे सामने भी आएगी। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने की वह तुम भूलकर भी मत करना। यह एक कड़वी सच्चाई है कि खुद कई गर्लफ्रेंड्स रखने वाले पुरुष भी पत्नी वर्जिन ही चाहती हैं। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है जब तक तुम खुद किसी को नहीं बताओगी। तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मगर यह तो किसी को धोखा देने जैसा हुआ। सुधा अभी भी तर्क कर रही थी। धोखा तो वह था जो तुम्हारे पापा के भाई ने तुम्हारे पापा को दिया, अपने परिवार को दिया, तुम्हारी मासूमियत और इंसानियत को दिया। हम औरतों को अब अपने लिए थोड़ा स्वार्थ होना ही पड़ेगा। जीवन के इंद्रधनुष में 8वां रंग हमें खुद भरना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा वह यथाकथित अंकल बिना किसी को बताए समाज में शान से रह रहे ना, फिर तुम क्यों नहीं? अगर सोने पर कीचड़ लग जाए तो भी उसकी शुद्धता में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भी इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भूलना होगा, कहकर रमा ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। अगर अंकल ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो सुधा ने अपनी शंका जाहिर की। वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर
खुद उसकी पहचान की भी तो उजागर होगी और फिर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के सामने जलील होना नहीं चाहेगा। रमा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। बात सुधा की समझ में आ गई। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर रमा की चेंबर से निकल गई। उसके कॉलेज की लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका था। उसने मन लगाकर परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में पास हुई। उसके बाद उसने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया और फिर उसी संस्थान में काम करने लगी। साल भर पहले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके बाद सुधा आज ही रमा से मिलने आई थी, अपने बेटे के नामकरण का निमंत्रण देने। इस बीच रमा निरंतर शांति के संपर्क में रही, कदम कदम पर उन्हें राह दिखाती रही, मगर सुधा से दूर रही। वे उसे खुद ही गिरकर उठने देना चाहती थी। वे संतुष्ट थी कि उन्होंने एक कली को मुरझाने से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।